वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। हम इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स हमने आरआरबी पढ़ा है ना। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। देखो आरआर मतलब आरबीआई, सॉरी आरआरबी हमें पढ़ना है। अब आरबीआई हमने पढ़ा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में थोड़ा सा आरबीआई की रिवाइज करना। मतलब हमारा बैंकिंग का ही चल रहा है ना, बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले बैंक का ही हमने मौद्रिक नीति वगैरह पढ़ा था। ठीक, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेती हूँ पहले। हाँ ये ठीक है। देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, आरबीआई पढ़ा था। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के बारे में हमने पहले इसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी। सबसे पहले तो मौद्रिक नीति को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा झमेला उसी में है ना। इसको पढ़ने में जो टेंशन होती है ना कि क्या है मौद्रिक नीति, कौन ये रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो पहले ही निपटा दिया। ठीक है, फिर आरबीआई की हिस्ट्री वगैरह पढ़ी, कब आरबीआई बना। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 को, है ना। 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग था, उसकी सिफारिश पर। तो हिल्टन यंग आयोग ने सिफारिश कब की थी, 1934 में। ठीक है, तो 1935 में आरबीआई की गठन हो गया। अब इसके बाद इसका जो पहला गवर्नर बना उसका नाम था ओसवन स्मिथ। पहला भारतीय गवर्नर क्या, वो कौन थे, सीडी देशमुख। और अब वर्तमान को तो पता ही है सबको, शक्तिकांत दास। ठीक, फिर हमने देखा था कि आरबीआई के जो बोर्ड मेंबर होते हैं, क्या कर रहा है, हैंग हो गया। आरबीआई के जो बोर्ड मेंबर होते हैं, बोर्ड मेंबर में कितने सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, 21। अब 21 कैसे कैसे थे भाई। एक तो हो गया हेडक्वार्टर के, कौन, जो मेन गवर्नर होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। हेडक्वार्टर के जो मतलब जो गवर्नर है आरबीआई के, वो हेडक्वार्टर में रहेंगे। एक तो वो हो गए। 4 उनके डिप्यूटी गवर्नर हो गए, ठीक है, उनके हेल्प करने के लिए जो होते हैं। ठीक, 5 हेडक्वार्टर से हो गए। 10 लोग होते हैं जो इकोनॉमिक्स के अच्छे जानकार हों, कितने हो गए, 15 हो गए। इसके बाद 2 आते हैं अर्थशास्त्री, 2 आते हैं वित्त मंत्रालय से। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे कितने हो जाते हैं टोटल मिला के। और 4 होते हैं ब्रांच से, जो आरबीआई की 4 ब्रांच है ना, दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है और मद्रास में है। तो जो 4 ब्रांच हैं, इन 4 ब्रांचों से एक एक जो उनका जो गवर्नर होता है ना, ब्रांच में जो बैठता है, तो ब्रांच का हेड 4 वो हो जाते हैं। तो टोटल मिला के हमारे कितने बैठे थे, 21 थे। टोटल मिला के कितने थे, 21 थे। ठीक, फिर आरबीआई के बारे में हमने पढ़ा है कि आरबीआई का जो मेन काम है, आरबीआई के काम क्या क्या होते हैं। आरबीआई तो क्या है, गवर्नमेंट बैंक है, बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। बैंकों को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है, मौद्रिक नीति लगाकर, वो हम पहले सब पढ़ लिया मौद्रिक नीति क्या होती है। ठीक है, और नोट को छापना। अब नोट छापता जो है आरबीआई, तो आरबीआई के पास हमेशा कितना धन होना चाहिए, मतलब किस पर वर्क करता है आरबीआई। एक तो बताया था मैंने आरक्षित कोष प्रणाली, ठीक है ना, आरक्षित कोष प्रणाली। एक बताया था मैंने न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली। आरक्षित कोष प्रणाली के तहत आरबीआई के पास हमेशा कितना, 400 करोड़ रुपए रहने चाहिए। कितने, 400 करोड़। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो लोगों को कैश की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो आरबीआई को भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो कितना हो गया अब न्यूनतम कोष प्रणाली, 200 करोड़। ठीक है, तो आरबीआई को हमेशा अपने पास कितना पैसा रखना होता है, 200 करोड़ आरबीआई को हमेशा अपने पास रखना होता है। इसमें भी 125 करोड़ तो होंगे देसी, मतलब कि हमारे देश के रुपया, देसी मुद्रा, और इसमें से 75 करोड़ हो जाएंगे विदेशी मुद्रा, डॉलर वगैरह। ठीक, अब मैंने जो पिछली वीडियो में मैंने क्या किया, मुझे फिर एक बच्चे ने कमेंट किया, मुझे तब पता चला कि अच्छा मैंने ये पढ़ा दिया है। मैंने ये तो सब ठीक था, यहाँ पे मैंने 150 बता दिया था। ठीक है ना, प्लस करेंगे तो 200 ही बैठेगा। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, आगे से और ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो ये हमने आरबीआई के बारे में टोटल पढ़ लिया। अब देखते हैं हम बैंकों के बारे में। जो बैंक हैं, जो हमारे कमर्शियल्स बैंक हैं, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक और प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, अर्बन बैंक, वो सब किस तरह से होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, उनकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे बैंकों की स्टार्टिंग हुई। तो मतलब बैंक के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, वैसे इकोनॉमिक्स में आपकी जल्दी कंप्लीट करा दूंगी, मैक्सिमम मेरी 20 वीडियोस में आप मतलब प्रोवाइड हो चुकी है आपको, है ना। मैक्सिमम 30 वीडियो में आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, तो स्पीड तो भाई मेरी बहुत ही अच्छी है।
बच्चे कमेंट भी करते हैं मैम थोड़ा धीरे पढ़ाओ, ठीक है ना। तो मेरे मतलब बोलने की स्पीड इतनी ज़्यादा है, इस वजह से मैं जल्दी पढ़ा देती हूँ। तो मेरी जो एवरेज वीडियो होती है 30 मिनट की, है ना, एवरेज वीडियो 30 मिनट की है सिर्फ। तो लेकिन उसमें आपको 1 घंटे का मतलब जिसको आप 1 घंटे या 2 घंटे में कवर कर पाओगे इतना डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। अब पढ़ते हैं बैंकों के बारे में। बैंक, देखो पहली बात तो ये, भारत में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो मतलब गवर्नमेंट बैंक है वो तो है ही, प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो या फॉरेन बैंक हो या फिर रूरल बैंक हो, जितने भी बैंक हैं वो सारे किसके अंडर वर्क करेंगे? आरबीआई के अंडर वर्क करेंगे, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में वो वर्क करेंगे, क्लियर। अब जो हमारे बैंक हैं, बैंकों की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे क्या थे? अंग्रेज ही थे। तो अंग्रेजों ने एक बैंक बनाया था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसको हम कह सकते हैं कि भारत का जो पहला बैंक था। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना हुई थी 1770 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 में, 1770 में, ठीक है ना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये किसने बनाया था? ये अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक। फिर कुछ टाइम बाद 1881 में, 1881 में, ठीक है, मतलब किसके 11 नहीं, ये तो भैया बहुत साल, ये तो 100 साल तो एक तो वही चला गया, 1700 1800 आ गया, ठीक है। तो फिर क्या होता है? फिर एक बैंक बना जो अंग्रेजों ने और भारतीयों ने मिलकर बनाया, ठीक है ना। अंग्रेजों ने और भारतीयों ने जो मिलकर बनाया था उसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। क्या नाम था? अवध कमर्शियल, ठीक है ना। अवध कमर्शियल बैंक कब बना? 1881 में। फिर बात आती है कि जो हमारे बिल्कुल मतलब प्योर भारतीयों ने ही बनाया, जो जिसमें अंग्रेजों का कोई भी इंटरफेयर, कोई भी हाथ नहीं था, जो भारतीयों ने बनाया, उसका नाम है, सबसे पहला बैंक हमारे भारतीय बैंक कौन सा है? इसको फिर पहला भारतीय बैंक कह सकते हैं। ये तो ये भी भारतीय है, लेकिन समझ गया ना, ये किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। ये दोनों ने मिलकर बनाया था, भारतीयों ने भी और अंग्रेजों ने भी। लेकिन प्योरली मतलब शुद्ध रूप से भारतीयों का बैंक कौन सा था? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ये बना था 1894 में, ठीक है। इसमें आपको डेट यही याद रखनी है, 1894, पंजाब नेशनल बैंक की, क्लियर। और ये बैंक की जो स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक। पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है ना। पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। फिर बाद में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, क्या बन गया? गवर्नमेंट बैंक बन गया। अब राष्ट्रीयकरण की अलग चीज़ है, मतलब राष्ट्रीयकरण क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखो, ये 3 बैंक, इसमें डेट आपको 1984 पीएनबी की याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया हमारा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद अवध कमर्शियल बैंक, उसके बाद पीएनबी बना, ठीक है। ये एक होगी एक अलग कहानी। अब आगे चलते हैं। फिर अंग्रेजों ने 3 बैंक बनाई, ठीक है। आप बुक्स में पढ़ते हैं, वो बहुत घोच-पोच वाली चीज़ होती है, ठीक है। जो मेन पॉइंट से सिर्फ वो पढ़ लो। देखो 3 बैंक जो थे, एक का नाम था बैंक ऑफ, क्या नाम था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। एक था बैंक ऑफ बम्बई, बम्बई 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 हमको जम गई, वही वाला बम्बई, ठीक है। बैंक ऑफ बम्बई, बम्बई। एक था हमारा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। ये जो तीनों बैंक थे, इनकी स्थापना अगर हम देखें तो ये था 1806 में, ये 1840 में और ये 1843 में, ठीक है। इनकी स्थापना ऐसे की अंग्रेजों ने की थी, इनकी स्थापना। फिर क्या होता है, ये जो तीनों बैंक हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, देखो हर काम अंग्रेजों ने शुरुआत कहाँ से की थी? बंगाल से ही की थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले बंगाल वाला बनाया था उन्होंने, फिर उसके बाद मुंबई वाला,
ठीक है, हर चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी। बंगाल उनकी राजधानी ही थी। ठीक है, बाद में फिर लगा भैया बंगाल में तो बहुत लफड़ा है, चलो दिल्ली चलते हैं, फिर उन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर लिए। ठीक है ना, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। अब ये जो तीनों बैंक थे, इन तीनों बैंक को 1921 में, ये डेट आपको याद रखनी है, इनको भले ही भूल जाओ, ये डेट याद रखनी है, इन तीनों बैंक को मर्ज करके, ठीक है ना, 1921 में क्या बना दिया? इंपीरियल बैंक बना दिया। क्या बना दिया? इंपीरियल बैंक। ठीक है ना, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में क्या बन गया? इंपीरियल बैंक बन गया। ये पूछता है इंपीरियल बैंक किन 3 बैंकों को मर्ज करके बना और कब बना। ठीक, फिर क्या आता है? फिर हमारी भैया, फिर हमारी गवर्नमेंट आ गई, यानी कि यहाँ पे चुनाव हुए, है ना, देश आज़ाद हो गया, तो हमें क्या मैं फिर मतलब बैंक अपने वो चाहिए थे, गवर्नमेंट बैंक चाहिए थे। तो जो इंपीरियल बैंक बना हुआ था, जो अंग्रेज बना कर गए थे, तो इसका क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण उसे कहते हैं कि कोई प्राइवेट चीज़ है, जब मान लो कोई आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अब हमें संपत्ति का अधिकार तो है नहीं, गवर्नमेंट जब चाहे हमसे खरीद सकती है, हमसे ले सकती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको जितना आपको उसमें पैसा लगा है, आपको पैसा देगी कि ठीक है ये पैसा पकड़ो और तुम यहाँ से निकलो, अब ये क्या है? गवर्नमेंट का है। ठीक, तो वही चीज़ है नेशनल, मतलब किसी प्राइवेट चीज़ को सरकारी बनाना क्या होता है? नेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, नेशनलाइज कर दिया, तो इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जुलाई 1955, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, 1 जुलाई 1955 को। ठीक, अब जब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया तो हम अंग्रेजों का नाम क्यों रखते हैं भाई? इंपीरियल बैंक तो अंग्रेजों ने रखा था, हमें नाम भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो इस इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के बाद 1 जुलाई 1955 को इसका नाम रख दिया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, क्या नाम रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो किया गया था, ये जो मतलब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये किया गया था गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। किसकी? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा ना? ठीक है, तो ये हमने हिस्ट्री पढ़ ली। आगे दुनिया भर के फिर बैंक बनते चले गए, उनका फिर राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन मेन हिस्ट्री बैंकों की ये है। ठीक, अब देखते हैं बैंकों मतलब स्ट्रक्चर क्या है, किसके अंडर क्या कमर्शियल बैंक होते हैं, कौन से रूरल बैंक होते हैं, कितने, किसे शेड्यूल बैंक कहते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है ना, अब हम देखते हैं बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? देखो, ये जो हमारे क्या है, बैंक है। ठीक, बैंकों को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, और एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक और शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है ना, बैंकों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसमें जो हमारे क्या है, जो ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे लेवल, जैसे मान लिया SBI है, SBI की ब्रांच आपको पूरे मतलब अंडमान निकोबार तक है। सबसे बड़ा जो हमारा बैंक है वो SBI ही है ना भाई। RBI की बात अलग है, वो तो भैया बैंकों का बैंक है, उसका भाई वो नॉर्मल बैंक है ही नहीं। RBI तो चीज़ ही अलग है। लेकिन जितने भी हम बैंक में देखेंगे जिनमें हम अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो उसमें सबसे बड़ा बैंक क्या है? SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो वैसे ही अब उसकी ब्रांच तो हर जगह हो सकती है, लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। इनकी ब्रांच सिर्फ 4 जिलों में हो सकती है। कितने जिलों में? 4 जिलों में। इनकी ब्रांच सिर्फ 4 जिलों तक ही हो सकती है। ठीक है ना, कितने जिलों तक? 4 जिलों तक क्वेश्चन पूछा गया है। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है इनकी ब्रांच कितने जिलों तक हो सकती है? 4 जिलों का तक ही हो सकती है। और ये ज़्यादातर कहाँ है? साउथ में है। आंध्र प्रदेश में मिलेंगे आपको देखने, और महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है। ठीक है, तो साउथ वाले और तमिलनाडु में है। साउथ वाले जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे ज़्यादा है, नॉर्थ में कम है। ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब आ जाओ शेड्यूल्ड बैंक। जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक कितने टाइप के? 2 टाइप्स के होते हैं। अब 2 टाइप में देखो, शेड्यूल्ड बैंक कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो होते हैं कमर्शियल बैंक, कौन से? कमर्शियल बैंक। ठीक,
एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अब सारे के सारे जो मेन हैं सब कमर्शियल बैंक के बारे में हमें पढ़ना है। जितने भी कमर्शियल बैंक है सब, है ना, वो तो ये कुछ अलग ही चीज़ हो गई, ठीक है ना। कोऑपरेटिव के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर कमर्शियल पे चलते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, वो सहकारी बैंक, है ना। कोऑपरेटिव का आपको पता होगा, सहकारी बैंक। इनका काम क्या होता है, जितने भी हमारे छोटे मोटे उद्योग होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, ठीक है ना, उनको बड़े लेवल तक लेके जाना। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव बैंक। इसमें दो हो गए, एक तो होता है अर्बन बैंक, अर्बन, और एक रूरल। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के, है ना, रूरल बैंक, जो कुटीर उद्योग को ज़्यादातर बढ़ावा देते हैं। कुटीर उद्योग होते हैं ना, छोटे छोटे उद्योग, ठीक है ना, रूरल बैंक और अर्बन बैंक। अब आ जाते हैं मेन हमारा क्या है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक तो भाई बहुत सारे तरह के सब कमर्शियल ही हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखो कमर्शियल बैंक में एक तो होते हैं प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंक में क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं। दूसरा फॉरेन बैंक भी इसी में होते हैं। फॉरेन को बाद में, प्राइवेट के साथ तो हमें सरकारी लिखना चाहिए पहले, है ना। चलो फॉरेन को बाद में लिखेंगे। प्राइवेट बैंक होते हैं, सरकारी बैंक भी होते हैं, मतलब कि पब्लिक सेक्टर के। क्या लिख रहे हैं इसको, पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। तीसरा क्या होता है हमारा, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक। एक होता है आरआरबी। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, है ना, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। अब स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से हम, प्राइवेट बैंक से। देखो जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक जो है मतलब कि वो है कि संस्था तो होगी, वो प्राइवेट होगी, है ना, लेकिन वर्क किसके अंडर में करेगी, आरबीआई के। बस जितने भी सब टोटल मैं आपको जो बैंक बताई, हर तरह के बैंक किसके अंडर में काम करते हैं, आरबीआई के। अगर ये प्राइवेट बैंक वाले कहने लगे कि भैया हम तो प्राइवेट है, हम क्यों सरकारी उसमें जाएं, ठीक है, हमारे ऊपर क्यों मौद्रिक नीतियाँ लगती हैं, तो अगर ये आरबीआई के अंडर में काम ना करें तो ये क्या करेंगे, ये दुनिया भर की तरलता बढ़ा देंगे भाई, लोन बाढ़ देंगे। ये अगर आरबीआई के अंडर में ना हो, है ना, तो ना इन पर मौद्रिक नीति लगेगी, ना इन रेपो रेट से मतलब, ना इन्हें एमएसएफ से मतलब, ना इन्हें एसएलआर से मतलब, ना इन्हें सीआरआर से मतलब, ठीक है ना। तो वो चीज़ें इन पर लागू नहीं होंगी। अगर वो चीज़ें लागू नहीं होंगी तो ये क्या करेंगे, दुनिया भर का लोन बांट देंगे, है ना। मार्केट में क्या आ जाएगी, लिक्विडिटी आ जाएगी, यानी कि तरलता आ जाएगी, जिससे कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो फिर ये जो प्राइवेट बैंक है ये भी किसके अंडर में काम करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के अंडर में, ठीक। अब प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा जो बैंक है कौन सा है, आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा बैंक है, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई बैंक। इससे नीचे आता है एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, और एक आता है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। ये जो तीनों बैंक हैं ये प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक हैं, ठीक है। सबसे बड़ा भी इसमें कौन सा, आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसी बैंक जो है इसका मतलब, आईसीआईसी बैंक देखो, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एचडीएफसी होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाँ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। क्लियर, ये तो इनकी फुल फॉर्म हो गई। लेकिन जो आईसीआईसीआई बैंक है ये मैंने बताया आपको सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। उसके बाद एचडीएफसी है, इसके बाद एक्सिस बैंक है। आईसीआईसी बैंक इसका हेडक्वार्टर आई थिंक वडोदरा में है, इसका हेडक्वार्टर। चलो इसका हेडक्वार्टर कोई पूछने वाला भी नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये तीनों क्या है, प्राइवेट बैंक है। वैसे तो और भी बहुत सारे, लेकिन ये है, ये सबसे ऊपर है ना, इन्हीं को पढ़ लो सिर्फ, एक तरह से एग्जाम्पल है। जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का नाम पहले क्या था, यूटीआई था, यूटीआई बैंक। एक्सिस बैंक का पहला नाम क्या था, यूटीआई बैंक था। फिर 2007 में इसका मतलब यूटीआई जब बैंक था तो उसकी मतलब इमेज अच्छी नहीं थी,
है ना। तो इन्होंने क्या किया फिर 2007 में इसका नाम क्या रख दिया, एक्सिस बैंक रख दिया, और अब वो आगे निकल गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइवेट बैंक है, इनमें कुछ खास नहीं पढ़ना। ठीक, अब आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर। भैया पब्लिक सेक्टर के तो सारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर की ही सर सबसे बड़ा बैंक पब्लिक सेक्टर में कौन सा, एसबीआई है। एसबीआई का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में। भाई मुंबई में बैंकों के बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, मेन तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में है, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है ना, पीएनबी का तो भाई दिल्ली में, पीएनबी का दिल्ली में। ठीक है, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, हेडक्वार्टर मुंबई में, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की मैंने स्थापना वगैरह पहले बता दी। एसबीआई की स्थापना कब हुई, 1955 को, जब इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, किसकी सिफारिश पर, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। अब जो एसबीआई है, सब कुछ जितने ही पूछना कि मैक्सिमम वाली चीज़ सब एसबीआई पर ठोक दो। जैसे सबसे ज़्यादा कर्मचारी किस में, एसबीआई में। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किसकी, एसबीआई की। सबसे पहले एटीएम कौन लेकर आया, एसबीआई। सबसे पहले एटीएम कौन लेकर आया था, एसबीआई। 2004 में एटीएम। अच्छा, एटीएम फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है ना, तो पहला जो एटीएम बनाया किसने, किसका था, वो एसबीआई का था। और कहाँ था ये, कोची में था, कोची में। ठीक है, कोची कहाँ है, केरला में। क्लियर, पहले एटीएम कौन लेकर आया था, एसबीआई लेकर आया। सबसे ज़्यादा भीड़ किस में, एसबीआई में। सबसे ज़्यादा वर्कर किसके, एसबीआई के। सबसे बड़ा बैंक कौन सा, एसबीआई, सब एसबीआई। ठीक है, अब ये तो हो गया एसबीआई, पब्लिक सेक्टर का बैंक है। इसी में अब और आ जाएंगे हमारे क्या, एक होता है आईडीबीआई। आईडीबीआई भी किस में आएगा, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। आईडीबीआई जो था, इसको जब स्टार्टिंग बनाया गया था, कब बनाया गया इसको, 1964 में। ठीक है, 1964 में किसकी स्थापना हुई, आईडीबीआई की स्थापना हुई। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये बनाया गया था कि आरबीआई की सहायक बैंक के रूप में। ठीक है, आरबीआई की किसकी, सहायक बैंक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, सहायक बैंक। आरबीआई के सहायक बैंक के रूप में कौन सा बैंक था, आईडीबीआई था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सहायक बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में जब कब हुआ, 1976 में, 1976 में 1976 में इसको फिर अलग ही बैंक बना दिया। ठीक है, अब ये क्या है, अलग वर्क करता है अच्छे से, मतलब आरबीआई के अंडर ही होगा। जब अलग वर्क कर रहा है कुछ भी बैंक तो किसके अंडर होगा, आरबीआई के। लेकिन स्टार्टिंग में इसकी स्थापना किस लिए की गई थी, आरबीआई की सहायक बैंक के रूप में। ठीक है ना, सहायक बैंक के रूप में आईडीबीआई हो गया। दूसरा इसमें और कौन से बैंक आते हैं, सभी इसमें आते हैं भाई, जो हमारी ये अलग अलग हैं। आरआरबी को छोड़ो, फॉरेन को छोड़ो, प्राइवेट को छोड़ो, उधर कॉर्पोरेटिव को छोड़ो, बाकी बच्चे सब क्या हैं, पब्लिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर के हैं, सरकारी हैं। इसमें पीएनबी आ जाएगा भाई, पीएनबी का हमने पढ़ लिया। सबसे पहला बैंक कौन सा था, भारतीय, पीएनबी बैंक, लाजपत राय ने बनाया। और कब बनाया, 1894 में, 1894 में। ठीक है ना, 1894 में बनाया गया। अब ये जो है हमारे, इसमें और सारे बैंक हमारे किस में आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर के बैंक में आ जाएंगे। अब जितने बैंक के आपके दिमाग में नाम आ रहा होगा ना, सब कौन कौन से, जैसे यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक तो हो गया, एक्सिस बैंक प्राइवेट है ना। तो सारे के सारे जो बच्चे किस में हैं, इसी में है। ठीक, अब नेशनलाइज जो बैंक हैं, टोटल नेशनलाइज बैंकों की संख्या, जो राष्ट्रीयकृत करके जो सरकारी बैंक बनाए गए थे, उनकी संख्या अब कितनी है, अब 12 है। वो सारे 12 के 12 किस में आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर के बैंक में आ जाएंगे। अब राष्ट्रीयकरण का मैं आपको अलग से बताऊंगी। ठीक है ना, तो ये समझ आ गया, जो सरकारी बैंक होते हैं क्या है, वो पब्लिक सेक्टर के बैंक है। अब आ जाओ फॉरेन बैंक पे। ये जो फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक का मतलब ये नहीं कि भारत के बैंक फॉरेन में, नहीं, भारत में बैंक है, भारतीयों के ही बैंक हैं, भारत में बैंक है और भारतीय ही बैंक है, लेकिन वो काम करते हैं फॉरेन के लिए। मतलब फॉरेन के लिए काम करने का मतलब ये नहीं कि उन्हीं के लिए, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक बैंक है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है ना, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। एक है बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ
अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ दुबई, ये सारे क्या फॉरेन बैंक है जो भारत में है, मतलब इनको फॉरेन के लिए बनाया गया है। जैसे कि अगर किसी का अकाउंट, हम नॉर्मल आदमी का हमारा तो मतलब है नहीं इसमें अकाउंट खुलाने का, भाई हम क्या करेंगे, सपोज करो कोई अमेरिका में वर्क करता है, फिर कोई अमेरिका में वर्क करता है ना, तो उसका अकाउंट भारत में किस में खुलवाएगा, वो बैंक ऑफ अमेरिका में। तो उसको ना भारत में ट्रांजेक्शन करने में क्या हो गया, बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे फॉरेन बैंक होते हैं। तो अब इंडिया में फॉरेन बैंक कितने, 45 है, 45, ठीक है ना, 45 के आसपास फॉरेन बैंक है, 30 के आसपास प्राइवेट बैंक है, ठीक है ना, 45 फॉरेन बैंक, 30 के आसपास क्या है, प्राइवेट बैंक है। क्लियर। अब जाते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनल रूरल बैंक से। ठीक, रीजनल रूरल बैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आरआरबी है, कौन सा लो, देखो जो आरआरबी है मतलब कि रीजनल रूरल बैंक, पहली बात तो इसके जो नाम से ही आपको पता चल रहा है रीजनल, यानी कि वो छोटे से एरिया के लिए होगा, है ना, रीजनल है, हर जगह नहीं हो सकता। ठीक है, रीजनल है। रीजनल रूरल, रूरल का मतलब गांव से है, ठीक है ना, गांव के एक छोटे से एरिया के लिए बनाया गया है एक रीजनल रूरल बैंक। अभी जो रीजनल रूरल बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना, 2 अक्टूबर 1975। कब 2 अक्टूबर क्यों चुना गया, क्योंकि ये किसके लिए था, ग्रामीण क्षेत्र के लिए था मेनली, और ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सपना किसका था, हमारे गांधी जी का। और गांधी जी का जन्म कब है, 2 अक्टूबर को, इसलिए 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो आरआरबी बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई। आरआरबी जो है ये, इसकी अब टोटल जो आरआरबी है भारत में कितने हैं, 196 है, 196 है। उसमें भी सबसे ज़्यादा कहूँगे यूपी में, भाई यूपी में जनसंख्या इतनी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ, यूपी में, तो सबसे ज़्यादा आरआरबी कहाँ है, यूपी में। और कुछ स्टेट ऐसे जहाँ आरआरबी है ही नहीं, जैसे कि गोवा है, सिक्किम है, गोवा और सिक्किम में आरआरबी नहीं है, गोवा में और सिक्किम में आरआरबी बैंक नहीं है। ठीक है ना, यूपी में सबसे ज़्यादा है, टोटल 196 है, स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। अब ये जो आरआरबी बैंक है इसमें क्या होता है, इसमें 50% हिस्सेदारी किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि केंद्र सरकार की। 50% किसकी, केंद्र सरकार की। 35% होती है स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि राज्य सरकार की, जिस स्टेट में वो बैंक है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट की। अब बचा कितना, 15%, 15% होती है प्रवर्तक बैंक की। प्रवर्तक बैंक, प्रवर्तक बैंक को क्या कहते हैं, प्रवर्तक बैंक को कहते हैं प्रमोशनल बैंक। क्या कहते हैं, प्रमोशनल बैंक, यानी कि प्रवर्तक, प्रवर्तक, प्रवर्तक बैंक यानी कि प्रमोशनल बैंक। इसका मतलब ये है, ये तो समझ आ गया भैया, लेकिन ये प्रवर्तक बैंक क्या है, ये जो आरआरबी होते हैं इनकी अपनी खुद की इतनी कैपेसिटी या इतनी क्षमता नहीं होती कि जो बैंक के दुनिया भर के काम होते हैं, एटीएम प्रोवाइड कराना, ये करना, वो करना, फिर डाटा आरबीआई को सेंड करना, मतलब बहुत सारे वर्क होते हैं, तो आरबीआई में इतनी क्षमता नहीं होती। तो इसके लिए ना एक क्या होता है, एक इसका प्रमोशन करने वाला, यानी कि इसको सपोर्ट करने वाला एक बैंक होता है जिसके अंडर में ये काम करेगा। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रवर्तक बैंक कहते हैं, जो इसके मतलब जो इसका काम करेगा। ठीक, तो हर आरआरबी के साथ क्या होता है, एक प्रवर्तक बैंक जुड़ा होता है। जैसे अगर आप देखना गूगल पे किसी भी आरआरबी बैंक का आप एटीएम देखोगे, किसी भी आरआरबी बैंक का आप एटीएम देखोगे तो उस पर क्या होगा, जैसे ये है एटीएम, यहाँ तो लिखा होगा आरआरबी। अब आरआरबी का नाम मतलब होगा तो रूरल बैंक, लेकिन चेंज हो जाता है नाम के हिसाब से। जैसे मान लिया किसी एरिया के हिसाब से, जैसे मैं कहूँ कोई मेरठ में है तो मेरठ रूरल बैंक रीजन है ना, तो रीजनल की जगह उसका नाम, जगह का नाम आ जाएगा। ठीक है, रहेगा वो आरआरबी ही। यहाँ पे तो वो नाम लिखा होगा और यहाँ पे एक कॉलम में लिखा होगा उसके प्रवर्तक बैंक का नाम, उसके प्रमोशनल बैंक का नाम। ठीक है ना, यहाँ तो भाई नंबर होते ही हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है इसका आरआरबी का एटीएम, तो प्रवर्तक बैंक का नाम इसके साथ जुड़ा होता है। ठीक, अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो आरआरबी बैंक है, अब प्रमोशनल जो ये जो प्रवर्तक बैंक है, ये कह रहे हैं भैया इसका काम मैं कर रहा हूँ, ऐसे जो करो इसको मेरे ही अंडर में कर दो,
मेरे साथ मर्ज कर दो। तो बहुत सारे आरआरबी इसमें मर्ज भी हो चुके हैं। फिर क्या हुआ, जब आरआरबी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, भाई 196 तो अब है, इसमें भी कुछ मर्ज होने के बाद, तो एक केलकर समिति है, केलकर समिति। केलकर समिति आपने जीएसटी में भी पढ़ा है ना, केलकर समिति, ठीक। केलकर समिति ने सिफारिश की कि अब आरआरबी की संख्या को बढ़ाया ना जाए, आरआरबी की संख्या को स्थिर कर दिया जाए, ठीक है। अब और आरआरबी नहीं बनेंगे। अब आरआरबी की ब्रांच तो हो सकती है, आरआरबी क्या हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, लेकिन नए आरआरबी नहीं बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया, आरआरबी की संख्या को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, ठीक है ना। ब्रांच तो हो सकती हैं, ब्रांच तो हो सकती हैं, लेकिन नए आरआरबी की स्थापना नहीं होगी। तो किसकी सिफारिश पर हुआ, ये केलकर समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी की संख्या को स्थिर या किसी भी तरह से घुमा के पूछ लेगा, किसकी सिफारिश पर किया गया था, केलकर समिति की सिफारिश पर। अब बैंक से जुड़ी आपने 3 समितियां पढ़ ली। सबसे पहले समिति क्या लो, आयोग है ना। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। एसबीआई की स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। आरआरबी की संख्या जो सीमित करी कि और आरआरबी की स्थापना नहीं होगी, किसकी, केलकर समिति की सिफारिश पर। क्लियर। अब देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण से का मैंने आपको भी मतलब बताया कि जो प्राइवेट चीज़ को जब गवर्नमेंट खरीद लेती है उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीयकरण कहेंगे। प्राइवेट चीज़ को गवर्नमेंट ने उसके जितनी उसकी लागत है उसको दिया, उसको अपना बना लिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट का हो गया वो, तब क्या हो गया वो, उसका राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है ना। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब तो समझ आ गया। अब बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है ये 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में, 2 चरणों में। तो पहले हम प्रथम चरण देखते हैं। प्रथम चरण, प्रथम चरण जो ये प्रथम चरण में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 1969 में। कब हुआ, 1969 में, 1969 में। अब मुझे ये बताओ कि ये जो राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, इसमें हुआ था 1969 में जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये हुआ 14 बैंकों का। कितने का, 14 बैंकों का, ठीक। और ये 14 बैंक ऐसे बैंक थे जिनकी जो जमा राशि है, जमा पूंजी, जमा पूंजी, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़, 50 करोड़ से ज़्यादा है, जिनकी जमा पूंजी कैसी है, 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो मैं क्वेश्चन ये पूछ रही थी कि जो प्रथम चरण में जो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ है, ठीक है। इसका हिसाब लगा के बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। देखो सबसे बड़ी बात पंचवर्षीय योजना की ना, डेट तो बहुत ही सिंपल है ना। पहली कब से, 1951 से 56, ठीक है। दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, ऐसी तो है। तीसरी क्या, 61 से 66। इसके बाद फिर 69 में क्या आ जाता है, फिर 2 साल का क्या है वो, क्या कहते हैं उसका, रेस्ट है ना। 2 साल का क्या गैप है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका क्या हो गया, प्रथम चरण की हो गई, प्रथम चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम चरण में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो मतलब ये कंडीशन क्या थी, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से ऊपर थी, बैंकों ने उसको क्या कर लिया, सरकारी बना दिया, ठीक है। 50 करोड़ से ऊपर थी। अब दूसरे चरण का आता है, मैंने बताया इसके 2 चरण थे। दूसरे चरण में इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय चरण, सेकंड फेज, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। ये हुआ 1980 में। द्वितीय चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1980 में। और ये इसमें टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। टोटल कितने बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें से इनमें ये जो 6 बैंक थे ये वैसे बैंक थे जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़, कितने से, 200 करोड़ से ज़्यादा हो। मिनिमम कितना, 200 करोड़, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, 14 6 टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। 14 6 कितने हो गए, 20 हो गए। लेकिन पहले इसमें से एक बैंक को कम किया। कम किया मतलब ये नहीं कि उसको प्राइवेट बना दिया, कम करने का मतलब उसको मर्ज कर दिया। जैसे मैं कहूँ कि 3 बैंक हैं, अब मैं इस वाले बैंक को मैं इसमें मिला दूँ तो ये दोनों तो एक हो गए,
एक ही होगा, 3 से 2 हो गए, नहीं हो गए, ठीक। तो स्टार्टिंग में किसको, एक बैंक को मर्ज किया था, फिर 19 की संख्या कितनी होगी, 19 हो गई, फिर उसके बाद 6 बैंक को मर्ज किया, फाइनली अब जो है फिर मर्ज करते करते अब टोटल जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, कितने हैं, 12 हैं। नेशनलाइज बैंक कितने हैं, 12 हैं। अब बात ये है कि अब भैया एक क्वेश्चन ये बनता है, दिमाग में ये आता है कि जब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, और राष्ट्रीयकृत का मतलब क्या, सरकारी, तो इसका मतलब सरकारी बैंक क्या 12 ही हैं, नहीं, सरकारी बैंक 12 नहीं है। देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, तो जो इस चरण में हुआ और जो इस चरण में हुआ, इन्हीं को ही कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। जो इनसे पहले सरकारी बैंक थे, इनके बाद सरकारी बैंक बने, उनको राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं कहते, क्लियर। तो सरकारी बैंकों की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन अगर राष्ट्रीयकृत आए, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, अब 12 है, क्लियर। अब एक चीज़, एक आपने पढ़ा होगा, कौन सा, नाबार्ड, नाबार्ड एक होता, अच्छा एक होता है एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक होता है, नाबार्ड होता है, इसको पढ़ूंगी मैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, ठीक। अच्छा ये 2 अक्टूबर 1975 है, ये आरआरबी की स्थापना कौन सी में, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना, किसमें, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, आरआरबी की स्थापना किसमें, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक। अब देखो जो मैं आपको बताने वाली थी वो था, एक होता है एग्जिम बैंक, एग्जिम, एग्जिम बैंक, ये जो बैंक है, ये एग्जिम बैंक जो है, ये नॉर्मल बैंक नहीं है। नॉर्मल बैंक नहीं है का मतलब है कि इसमें हम अपना अकाउंट नहीं खुला सकते। ये ऐसा बैंक है जो केंद्र सरकार को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आयात करने, है ना, यानी कि इंपोर्ट करने, और निर्यात करने यानी कि एक्सपोर्ट करने में गवर्नमेंट को पैसा देता है, गवर्नमेंट की मदद करता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट को ही कहीं से एक्सपोर्ट करना है तो इससे पैसे निकाल सकती है, कहीं को देना है तो इसमें पैसा डालेगी, ठीक है ना भाई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, निर्यात किया है, गवर्नमेंट ने निर्यात किया है, यानी कि अपनी चीज़ बेची है, तो पैसा मिलेगा बदले में, तो पैसा किस में डाल सकती है, इसमें डाल सकती है। तो क्या करता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की आयात निर्यात में मदद कौन करता है, एग्जिम बैंक करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आयात निर्यात बैंक कहते हैं। अब आप इंग्लिश में भी देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हो गया ना ये, अबे हो जाना, क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी इसको हम कहते हैं, एग्जिम बैंक को। एक आप पढ़ तो नाबार्ड, नाबार्ड, नाबार्ड इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड जो है ये भी नॉर्मल बैंक नहीं है, ये भी क्या है, एक वित्तीय संस्था है। वित्तीय संस्था का मतलब ये जो लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार। और इसका हेडक्वार्टर भी, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, मुंबई में है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन नाबार्ड से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नाबार्ड की जो होगी फुल फॉर्म, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कुछ इसी तरह से है नाबार्ड के ना, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, रूरल के लिए ना, है ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना नाबार्ड। हेडक्वार्टर मुंबई में, स्थापना कभी इसकी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। तो बैंकों का हमने पूरा पढ़ लिया। 1-2 पॉइंट अगर कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगी, ठीक है। अब जो मैंने आपको पढ़ा दिया, जितना भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया, वो सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया, ठीक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। अब इसमें जो हमारे क्या बचे हैं, टॉपिक्स बचे हैं, एक तो बैंक पढ़े, तो बैंक के बाद हम बैंक भाई अकाउंट खुलता है तो हम खाता के बारे में पढ़ेंगे। खाता यानी कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, उसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट है, ठीक। और रिट्रीवल अकाउंट, तो ये मतलब खाता के बारे में पढ़ेंगे। एक बचता आपका मुद्रा के बारे में, है ना, मुद्रा कितने तरह की होती है, मुद्रा, मतलब 2-3 टॉपिक बचे हैं और आपकी ये इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।